जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी प्लाजा के विकास सर। सर, प्रॉपर्टी प्लाजा के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी प्लाजा की शुरुआत कैसे हुई और दूसरे चैनल पार्टनर्स से प्रॉपर्टी प्लाजा अलग कैसे? शुरुआत तो बहुत छोटे से हुआ है। मैं कोई बहुत बड़ी मिलीनियर फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो एक जनरल बात बताऊँ कि बहुत जीरो से स्टार्ट हुआ है। बट कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि अगर राइट वे में आप करते चले जाओ वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती है। हमारे रियल एस्टेट फील्ड में ज़्यादातर चीज़ें ये देखने को मिलता है कि अगर सही बिहेवियर नहीं रखा पार्टनर के साथ, स्टाफ के साथ, साथ में काम करने वाले ब्रोकर के साथ या फिर डेवलपर के साथ, कुछ भी आप अगर गलत करते हो ना तो धंधा टूट जाता है। तो इस चीज़ को मैंने स्टार्ट से मेंटेन करने की कोशिश किया है अपने लोगों के साथ। आज हमारे पास हमारे साथ में काम करते हैं करीबन 100 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। अरे वाह! तो उसका वजह यही है कि हमने वो ऑनेस्टी और वो जेन्युइनिटी मेंटेन किया है, जिसके वजह से ये कंपनी खड़ी हुई है। जैसे कि सर ने बताया कि 100 से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी प्लाजा में काम करते हैं, तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी आगे। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन हो या प्री लॉन्च, तीनों में से क्या खरीदने में बायर्स का फायदा है, नागरिक का फायदा है? अगर खरीदने में जहाँ सिर्फ फायदा की बात करें कि आपको कमा के, देखिए प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे जनरली दो इंटेंशन होता है। एक तो होता है कि पैसा कमाना है, एक होता है कि रहना है। बिल्कुल, है ना। दोनों लेवल पे ही अगर मैं कहूँ तो आपको प्री लॉन्च या फिर स्टार्टिंग का जो कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो दोनों फायदेमंद है। ओके। ज़्यादातर जो फायदे की बात करें तो उसमें क्या होता है कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ जो रेडी टू मूव है, और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में क्या मिलता है, आपको रेंट मिलता है, प्लस एप्रिसिएशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ओके। लेकिन इसी के कंपेयर में आप अगर कोई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर जो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट स्लैब पे है या फिर प्लिंथ लेवल पे है, उस लेवल पे अगर प्रॉपर्टी वो बन रही है और अगर आप परचेस करते हो तो उसमें तो ये तो पक्का है कि जब तक डेवलपर उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं तब तक एवरी ईयर, हर साल आपको 10 से 15% का तो एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। रेंटल में क्या होता है कि जितना आप रेंट में कमाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं जो ये गलती कर जाते हैं कि प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, रेंट के लिए खरीद लो। हाँ। लेकिन अगर रेंटल बेनिफिट और एप्रिसिएशन बेनिफिट का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो कम से कम 4th टाइम का वैल्यू मिलता है ज़्यादा एप्रिसिएशन में। रेंटल वैल्यू में एक जनरल कैलकुलेशन आप लगाइए कि 2 BHK का प्रॉपर्टी अगर आप थाने TMC में लेते हैं या BMC में लेते हैं, मैं TMC की बात करता हूँ, BMC में बाद में आएंगे। TMC में 1 से 1.5 करोड़ का एवरेज चल रहा है, जिसका रेंटल बेनिफिट है 25,000, 22,000, 27, 28, 30,000, है ना, 35,000। अब यहाँ पे साल भर में आप कितना कमा लिए, मुश्किल से 12 महीने में समझ लीजिए कि 4 से 5 लाख रुपए कमा लेंगे आराम से, है ना। 3 से 4 साल में जब तक एक बिल्डिंग कंप्लीट होता है, प्री लॉन्च से स्टार्ट होता है और कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्लैब प्लिंथ से चालू होता है, तो 4 साल में कंप्लीट होता है ना। अब आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को 1 करोड़, 1.25 करोड़ में स्टार्टिंग में खरीदा और 4 साल में अगर नॉर्मल भी कम से कम भी एप्रिशिएट होगा तो भी करीबन आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो 40 to 45% आपका प्राइस बढ़ता है। मतलब 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा अगर 1 करोड़ का होगा। 1 करोड़ का है तो अब आपने 4 साल में कितना कमाया? 50 लाख, मोटा-मोटी 40-50 लाख रुपया। 1 साल में आपने रेंट कितना कमाया? 5 लाख। तो अगर 4 साल में होंगे तो 20 लाख, है ना। तो ये फर्क पड़ता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदने में क्या बेनिफिट है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी सिर्फ रेंट के लिए खरीदने में क्या बेनिफिट है। दूसरा, रेंटल प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, अब वहाँ पे मैं जो रोज फेस करता हूँ अलग अलग लोगों से मिलने, अलग सोसाइटी को, कि अगर कास्टिज्म लोकेलिटी मेंटेन है तो फिर सोसाइटी मेंटेन रहेगी। अंदर जो एमिनिटीज है, अंदर जो वैल्यू देती है जो प्रॉपर्टी को, वो सब मेंटेन रहेगा तो उसका ठीक प्राइस मिलता है। थोड़ा भी अगर वहाँ पे कास्टिज्म को लेके प्रॉब्लम हो गया, मैंने देखा है बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब टाइप के कास्टिज्म अगर आ गए, आए दिनों फाइट चलता रहता है कि भाई मेरा मंदिर है तो हमारा मस्जिद नहीं है, हमारा मस्जिद नहीं है तो हमारा चर्च नहीं है, हमारा चर्च नहीं है तो हमारा गुरुद्वारा नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल, और इस फाइटिंग के चक्कर में सोसाइटी मेंटेन नहीं हो पाती है। देखने को मिलता है कि भाई स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, क्लब हाउस में जिम है तो बंद रहता है, वहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में सेक्रेटरी चेयरमैन में ही फाइट चल रही है, वहाँ के मेंबर्स में ही फाइट चल रही है, तो सोसाइटी क्या मेंटेन होगा। और प्रॉपर्टी का वैल्यू, एप्रिसिएशन, ये एक बहुत बड़ा रोल करता है सोसाइटी मेंटेन होने में। और अगर मेंटेन सोसाइटी नहीं है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। बहुत नाम मात्र का देखा गया है 2%, 5% का वैल्यू ही एप्रिशिएट हो पाता है। सर, आप प्रॉपर्टी की इतनी सारी जानकारी दी है तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा,
प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सर फियर बहुत है आजकल, वो फियर दूर करने के लिए क्या कहेंगे आप? क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे? देखो, प्रॉपर्टी कोई भी अगर 20 लाख भी खरीदे, 50 लाख भी खरीदे, 2 करोड़ भी खरीदे, 10 करोड़ भी खरीदे, तो सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टी बायर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं है ना। तो उनको फियर का तो एक ही सोल्यूशन है कि आप अगर या तो फिर खुद सब नॉलेज खुद के लिए जमा करो हर एक जगह से, हर एक सोर्स से, और इतना टाइम उनके पास है नहीं, या फिर ऐसे एक इंसान को पकड़ो या 2 से 3 इंसान को पकड़ो जिसके पास सब नॉलेज है और वो काम कर सकता है। आज के डेट में 2 चीज़ें बहुत आसान है जो मैं आपको पर्सनली भी बताना चाहूंगा कि आप भी कभी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदो तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो। बिल्कुल। कि पहले तो ये है कि कोई भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर कोई रीसेल का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको, रीसेल का प्रॉपर्टी में तो आपको रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन और प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में ऑलवेज आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जब आप रेरा के साइट पे विजिट करेंगे, प्रॉपर क्या होता है ना, लोग जाते हैं, कुछ देख लिया, रेरा नंबर देख लिया, इन डेप्थ उसको सर्च करते नहीं, इन डेप्थ उस पर पढ़ाई करते नहीं। एक 3 से 4 घंटा 5 घंटा आप उस पर स्पेंड करो। आप उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि क्या क्या रेरा में प्रॉपर्टी रिलेटेड 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल के रिकॉर्ड आपको सर्टिफिकेशन वहाँ पे मिलेगा, सारा रिपोर्ट मिलेगा। ये हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का। दूसरा, एक और इसका दूसरा सबसे बड़ा जो इलाज है ना, सबसे बड़ा जो इसका वो है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप समझ लीजिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या 1 करोड़ का खरीद रहे हो या 10 करोड़ का या 30 लाख का, जो भी है, एवरेज निकाल लो कि आपके पास भले पूरा पैसा रेडी है, प्रॉब्लम नहीं, आप उसको 6 महीने के बाद रीपे कर देना, लेकिन आप एटलीस्ट 10 to 20% बैंक से होम लोन ले लो। तो मतलब आप ये जरूर कहना चाह रहे हैं कि होम लोन लेना फायदेमंद है? नहीं, यहाँ पे मैं फायदे नुकसान के लिए नहीं, अच्छा, फायदे नुकसान का नेक्स्ट पार्ट हम सुनेंगे इसमें, इस वीडियो में। यहाँ पे मैं लोन लेने का पर्पस क्या है वो आप समझिए। क्या होता है, बैंक से आप चाहे 1 करोड़ लो या 10 लाख लो या 5 करोड़ लो या 50 लाख रुपए लो, लेकिन बैंक जो लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालती है ना, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो क्लियरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंटेशन वाइज, स्क्वायर फुट एरिया के वाइज, बिल्डर का रेपुटेशन के वाइज, सारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो सेम लेवल पे करती है। अगर आप बिल्डर का या कंस्ट्रक्शन का या कोई भी प्रॉपर्टी का अगर क्लियर टाइटल चाहते हैं तो बैंक से लोन लीजिए। बैंक की खुद की एक टीम होती है जो ये सब काम आपका फ्री में करती है, क्योंकि जनरली क्या देखते हैं, जो लोग 10% 20% पे करते हैं और 90% 80% लोन लेते हैं, अमाउंट लेते हैं बैंक से। अब बैंक क्या करती है, बैंक तो ये देखती है ना कि भाई सामने वाला तो 10% ही दे रहा है, 90% तो हम खुद दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं। अब बैंक उसके बिहाफ में कस्टमर को कुछ नहीं करना रहता है, बैंक कस्टमर के बिहाफ में सारा लीगल टाइटल चेक करती है और फिर वो पेमेंट रिलीज करती है। एक बार तो पहले सर्वे के लिए आता है, फिर लीगल टेक्निकल के लिए आता है, फिर मेजरमेंट के लिए आता है, फिर फाइनली जब अमाउंट डिसबर्समेंट होता है तो उसके पहले एक फाइनल वहाँ का ब्रांच मैनेजर आके देखता है, तब जाके फंड वो रिलीज करता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है एक बायर का। यस सर, मैं आपकी ऑफिस देखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आपकी ऑफिस में हम जाके आगे के सवाल जवाब वहाँ करें। ओके, वैसे तो हमारा 2 ऑफिस है, बिल्कुल। एक तो सामने इधर 3000 स्क्वायर फुट है, और इस तरफ हमारा 1000 स्क्वायर फुट है। ओके सर, रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुंबई, मीरा भाईंदर या थाने के रियल एस्टेट मार्केट को आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी मीरा रोड जहाँ पे स्थित है ना, ये मेरे नज़रिए से मैं बोलूँ तो मुंबई, थाने और वसई तीनों का सेंटर हब है ना। अब यहाँ पे जो अभी डिमांड आ रहा है ना, तीनों साइड का डिमांड है। मैं देख रहा हूँ थाने के भी लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वसई विरार के लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और मुंबई के लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मीरा रोड ईस्ट डेवलप हुआ है, मीरा रोड वेस्ट डेवलप होना बाकी है, भाईंदर वेस्ट डेवलप होना बाकी है, इवन जो कोस्टल रोड आ रहा है भाईंदर गोराई का, उत्तन का, वो सब एरिया पूरा डेवलप होना बाकी है। आने वाला अभी 50-60 साल फुल एप्रिसिएशन और डेवलपमेंट जोरों में आने वाला है मीरा भाईंदर का। कोई ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है सर या हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट हमारे मीरा भाईंदर में या आसपास में जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? ट्रेंडिंग में तो अभी किसी को हम नकार नहीं सकते हैं कि कोई भी डेवलपर छोटा या बड़ा, क्योंकि आज के डेट में पहले क्या होता था ना कि हम पर्टिकुलर किसी ब्रांड के साथ में ही काम करेंगे, उसी में प्रॉपर्टी लेंगे क्योंकि उसका वर्क रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, रेरा आने के बाद बायर जो पैसा देते हैं डेवलपर को, वो डेवलपर के पास जाता ही नहीं है, वो जाता है डेवलपर और रेरा का जो एस्क्रो अकाउंट है, गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है, उसमें पैसा जाता है। तो वो पूरा पैसा उनका कोई रिस्क ही नहीं है, 70% पैसा तो रेरा के अकाउंट में रहता है।
30% जो डेवलपर का बेनिफिट का पार्ट है, जो फायदे का पार्ट है, वो सिर्फ उनको यूज़ करने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि रेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, आपका पैसा पूरा सेफ है, आपका पैसा गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको घर बना के देना, है ना। तो अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि हाँ लोकेशन वाइज कुछ ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बेनिफिशियल है, ऐसा। वो आपको कांटेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी प्लाजा को, तो Yes. जरूर बताएंगे। Yes. सर आगे हम बढ़ते हैं, रेरा की हम बात करते हैं। रेरा बायर्स को जैसे आपने बताया काफी प्रोटेक्ट करता है, Yes. लेकिन रेरा के नाम पे सर कई फ्रॉड एक्टिविटीज भी होती है। उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है तो पहले और आप- उससे कैसे बचा जाए? तो पहले आप उसका सेफ साइड जानना चाहेंगे कि फ्रॉड एक्टिविटी। फ्रॉड एक्टिविटी जानना चाहूंगा। ठीक है, फ्रॉड एक्टिविटी में अभी ये थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दोनों में ही मैंने जो फेस किया है 2-3 एक्टिविटी ऐसा हुआ है जो कि मैं अपने अब वीडियोस में, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारा बात किया है कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे एक अगर डेवलपर है, उसका अगर एक प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट में अगर 3 टावर है, 4 टावर है, तो फ्रॉड क्या हुआ है वो बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि आजकल रेरा में लोग अंधेरे से काम कर रहे हैं। कस्टमर भी मैंने देखा है कि देखते नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट का रेरा है और मैं पैसा किस पे दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई चलो एक अगर लैंड है, अगर समझ लीजिए 5 एकड़ का लैंड है, तो 5 एकड़ के लैंड पे अगर 10 टावर है और 10 टावर है, उसमें से 2 टावर का रेरा रिसीव्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और मालूम पड़ता है कि 8 टावर का रेरा नहीं आया है। तो आप डेवलपर क्या फ्रॉड कर रहे हैं ना कि जो टावर का रेरा रिसीव्ड है उसी के रेरा में पैसा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि जो टावर हमने अभी लॉन्च किया है इसका फ्लैट बेच रहे हैं। ओके। यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी 8 टावर है जो अभी जस्ट प्लिंथ लेवल पे आया है। क्या होता है कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको रेरा की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेरा की जरूरत है ना, क्योंकि कस्टमर से आप पैसा ले रहे हो और कस्टमर का पैसा सेव करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रेरा की जिम्मेदारी है। अब पहला जो 2 टावर है उसका रेरा आ चुका है, बिल्डिंग पूरा बिक चुका है, और उसी रेरा पे सेम सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर प्लॉट का दिखा के आपको पैसा ले लिया जा रहा है। और आपको पता ही नहीं है कि आप जिस टावर में फ्लैट देख रहे हैं वो टावर ना होके वो पहले जो रेडी टू मूव टावर है या पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका फ्लैट बिक चुका है, वहाँ पे आप पैसा स्वाइप कर दे रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए रिलीज कर दे रहे हैं। तो ये एक रेरा में फ्रॉड का बहुत बड़ा पार्ट है जो कुछ लोग, कुछ बिल्डर अभी कर रहे हैं। तो मैं इसमें अपने आपके व्यूअर्स को, प्रॉपर्टी बायर्स को, कस्टमर्स को जरूर अवेयर करना चाहूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो ये जरूर देखें कि जो टावर का पैसा आप दे रहे हैं उसी टावर का वो रेरा नंबर है, फ्लोर प्लान के हिसाब से, ब्लूप्रिंट प्लान के हिसाब से, कि आप जो रेडी हो गया है उसके ऊपर पैसा दे रहे हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सर पार्किंग पे भी आना चाहूंगा मैं। आपने जैसे बताया बड़ी बड़े टावर बन जाते हैं। अभी मान लो कि एक जगह पे 1000 फ्लैट है, एक बहुत बड़ा टावर बना है 3-4 बिल्डिंग का, 1000 फ्लैट है। पार्किंग की जगह सर कहीं पे देखता हूँ 300 है, कहीं पे 400 है। तो मतलब क्या सिर्फ 400 ही गाड़ी खरीदने वाले आएंगे सर? क्या फिर पार्किंग का ये जो इश्यू चल रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन बेटर है? अभी पार्किंग का ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। पार्किंग में जनरली क्या देखने को मिलता है ना कि भाई जगह है, बाहर से TDR लोड करके, और अगर 5 एकड़ का लैंड है, 5 एकड़ में अगर 10 टावर या 15 टावर का परमिशन मिल रहा है तो पूरे में बना दो, नीचे का 2 माला बेसमेंट कर दो या फिर पोडियम कर दो और पूरे में प्रोजेक्ट बना दो, ऊपर एमिनिटीज खूबसूरत दिखा दो। पार्किंग का प्रोविजन है ही नहीं, और है भी तो स्टेक पार्किंग है या फिर टावर पार्किंग बना दिया, छोटे से जगह में पूरा एक लंबा टावर बना दिया। इसमें मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो कंप्लेन किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टावर पार्किंग तो ले लेते हैं, पहले उनको समझता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे कभी अंडर मेंटेनेंस अगर वो मैकेनिकल टावर पार्किंग है या फिर स्टेक पार्किंग है, कभी लाइट नहीं है या कभी कुछ बैकअप का प्रॉब्लम हो गया। चलो मुंबई में लाइट नहीं जाती है, इस बात को मैं 100% स्वीकार करता हूँ, लेकिन कभी अगर अंडर मेंटेनेंस है, कुछ खराबी हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने देखा है कि एक हफ्ता अगर मैकेनिक नहीं आया तो गाड़ी स्टक रहती है। 2-2, 3-3 फ्लैट का मालिक अर्जेंट में निकला और रिक्शे से घूम रहे, बस से घूम रहे हैं या फिर कैसे भी जा रहे हैं। तो पार्किंग के ऊपर डेवलपर को, यहाँ तो छोड़िए, मुंबई में हर एक जगह बायर को ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट सरफेस पार्किंग हो।
सरफेस पार्किंग में आप जानते हैं, या फिर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सरफेस पार्किंग में क्या होता है कि किसी भी तरह का मैकेनिकल टावर कार पार्किंग या फिर ओटीपी के थ्रू या फिर स्विच के थ्रू या फिर लिफ्ट के थ्रू कोई उसका प्रोविजन नहीं रहता। स्ट्रेट रैंप रहता है। रैंप के थ्रू आप चाहे 7 माले का हो सरफेस पार्किंग, पोडियम पार्किंग या फिर बेसमेंट हो, रैंप के थ्रू सीधा जाते हैं, पार्क करते हैं, अपने चॉइस से लिफ्ट लेते हैं, घर पे आते हैं, है ना। जब स्टेक पार्किंग होता है, मैकेनिकल टावर कार पार्किंग हुआ या फिर लिफ्ट पार्किंग होता है, उसमें क्या होता है कि लिफ्ट अगर अंडर मेंटेनेंस है तो 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता गाड़ी स्टक रहता है, लोग निकाल नहीं पाते हैं गाड़ियाँ। मालूम पड़ता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, मेरे जो कस्टमर हैं वो जो फंसे थे, मैं आपको उसका एक्चुअल बताऊं कि उसमें प्रेगनेंसी केस था और बहुत आफत हो गया था उनको। कैसे कैसे दोस्त की गाड़ी फटाफट मंगाया और फिर वो लोग हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि वो अंडर मेंटेनेंस था। तो सरफेस कार पार्किंग लेना, आपके चैनल के माध्यम से आप कस्टमर को, व्यूअर्स को बताएं कि सरफेस कार पार्किंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। कभी भी आप अपनी मर्जी से गाड़ी निकालो, वहाँ पे 2-2, 4-4 गाड़ियाँ भी अगर आपके पास हो ना तो भी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सिस्टम ही बंद है तो क्या कर पाएंगे। तो ये सरफेस कार पार्किंग का मैं मतलब 100% इसका समर्थन करता हूँ। बाकी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, बजट में नहीं बैठ रहा है या फिर बजट में बैठ गया है, लोकेशन वाइज समझ में आ गया, आसपास में दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, उनको उसी में लेना है, तो फिर उनका इंटेंशन है कि उसी में लेना है और उसमें टावर कार पार्किंग ही है, तो बात ही पूरी अलग है। अदरवाइज 100% अपन कोशिश करें कि कस्टमर जो घर लें, एज ए बायर अगर मैं घर लूँ तो मुझे तो सरफेस पार्किंग ही चाहिए, ऐसा। सर, घर लेने की बात आई तो थोड़ी देर पहले आपसे ये होम लोन के बारे में चर्चा हो रही थी। हाँ जी। तो होम लोन को आप कैसे सोचते हैं कि होम लोन लेना किसी भी घर खरीदने के वक्त फायदेमंद है या नुकसानदायक है? होम लोन लेना ये क्या है ना, जो लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता ना, तो वो लोग इसमें फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं, अगर आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर आप 10 करोड़ का घर ले रहे हैं या 5 करोड़ का घर ले रहे हैं, जैसे मैं अभी बोरीवली में, दहिसर में, अंधेरी में, बांद्रा में, अगर मैं दादर में घर बेचता हूँ तो वहाँ पे 2 BHK जनरली 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो मैं 5 करोड़ में अगर आप घर ले रहे हैं, है ना, तो आप उसका 5 करोड़ में अगर 10% 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीज़ पे करते हैं तो 4.50 CR आपका लोन होगा। अच्छा, अगर समझ लीजिए 20 से 25 साल के लिए अगर आप लोन करते हैं तो वो जो 4.5 करोड़ रुपया है उसका कितना भरेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 गुना जाता है आपका। आप देखें तो 5 करोड़ का आप 12.5 करोड़ भरेंगे, है ना। अगर 5 CR का अगर कोई प्रॉपर्टी है या 6 CR की प्रॉपर्टी है, 5 CR अगर आप लोन लेते हैं तो उसको 20 साल में आपको पे करने को आता है हार्डली 12.5 करोड़, 13 करोड़। ये एवरेज है बैंक का। डबल से ज़्यादा थोड़ा सा, 2.25 गुना बोलते हैं उसको। अब ये तो एक लोन का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसी में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक तरफ आप ये भी देखो ना कि 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना हाइक हो रहा है। प्लस प्राइस तो हाइक होगा ही, साथ ही साथ आपको रेंटल बेनिफिट भी है। जनरली आप प्रॉपर्टी अगर सही जगह पे लिया है, आपने सही डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करके लिया है, तो 10 to 15% का हर साल का आपका प्रॉपर्टी बेनिफिट दे रहा है। 10% का तो प्रॉफिट दे रहा है आपको एप्रिसिएशन का, और 4 से 5% का रेंटल रेशियो है। तो अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% आपको वो हर साल का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 20 साल में कैलकुलेशन निकालो तो कम से कम 7 से 8 गुना, 10 गुना पहुंच जाते हैं आप लोन लेने के लिए। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ से नहीं, लोन पे मत लो, प्रॉपर्टी रेंट पे रह लो चलेगा, लोन पे मत लो, लोन आपको 2.25 गुना, 2.5 गुना पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे बायर्स जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको तो मैं बोलता हूँ लोन पहले लो। अगर आपकी इनकम है तो लोन पहले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकम फ्यूचर में टूट सकता है, आपका बिजनेस गड़बड़ा सकता है, तो एटलीस्ट 1 महीना पहले बैंक को नोटिस दे दो, 2 महीना पहले कि भाई हाँ मैं, या फिर बैंक को नोटिस देने से पहले आप उसको सेल में निकाल दो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्राइस करेंगे, प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा। चलो 5 साल के बाद अगर आपका बिजनेस में या कभी ब्रेकडाउन किसी चीज़ के लिए होता भी है ना, तो भी आपको फ़ायदा देके जाएगा। ऐसा सर, जैसे कि आपने बताया था कि 100 से अधिक लोग प्रॉपर्टी प्लाजा से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो या जो भी आपके इधर अगर पोजीशन है, तो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या अभी वैकेंसी है कि नहीं? देखिए, हमारे पास कस्टमर का बौछार है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कस्टमर। बिल्कुल। और मैं बल्क कस्टमर पे ही बैठा हूँ। अच्छा, बल्क कस्टमर के साथ जेन्युइन कस्टमर भी, है ना। मैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू रोज़ के 100 से भी ज़्यादा कस्टमर हमारे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं।
है ना, और जेन्युइन बायर है वो। मेरे यूट्यूब पे देखें तो 30-30 मिनट 40-40 मिनट के वीडियोस रहते हैं। Yes. आपने देखा भी होगा। बिल्कुल सर, देखा 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के वीडियोस रहते हैं, और वीडियो में इतना सॉलिड मैं प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 60-70% कस्टमर तो वहीं से सेटिस्फाई हो जाते हैं। Yes. और फिर वो फ़ोन करते हैं, तो आप एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो किस लेवल के कस्टमर होंगे जिन्होंने आधा घंटा 40 मिनट टाइम दिया है, वीडियो देखा है, वीडियो समझा देखा है, फिर आपको कॉल। जनरली लोग तो 5 मिनट 6 मिनट के वीडियो के लिए बोलते हैं कि व्यू नहीं आता है। हाँ। व्यू के तो ठीक है, मेरे पास कस्टमर ही जब 30-30 40-40 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, तो एक तो ये है कि कस्टमर की क्वालिटी। दूसरा क्या है, मेरे साथ में जो भी लोग सेल्स में काम कर रहे हैं, इनकी कोई भी हायर अथॉरिटी डिग्री नहीं है। कोई ऐसा MBA या पोस्ट MBA या कोई चार्टर्ड अकाउंट या कोई अच्छे लेवल का इंजीनियर या सब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 सिस्टम है। एक तो ये है कि कस्टमर, और दूसरा हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत सॉलिड है कंपेयर टू अदर रियल एस्टेट कंपनीज। जो एजेंसी है, उनके पास ट्रेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने सेल्समैन को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली तीनों में स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट 5-6 साल काम कर चुका हूँ। काफ़ी सारे मेंटल डिसीज़ के ऊपर काम कर चुका हूँ, मानसिक रोगियों को मैं ठीक कर चुका हूँ। इसके ऊपर 5-6 साल काम कर चुका हूँ पूरे इंडिया के अलग अलग सिटी में। तो सेल्स को लेके क्या चीज़ें सिखाना है, क्या चीज़ें बताना है, अभी जनरली देखेंगे ना तो रियल एस्टेट ऑफिस में 1 फ्लैट 2 फ्लैट 4 फ्लैट 5 फ्लैट बेचने के लिमिट में आने तक लोगों को सीखने में साल 1.5 साल 2 साल 3 साल चला जाता है। हर महीने का मैं रेशियो बता रहा हूँ, 2 से 3 फ्लैट 4 फ्लैट बेचने में। हमारे यहाँ पे आने वाले लोग रहते हैं 2 से 3 महीने में उस स्टेज पे आ जाते हैं। अरे वाह, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल ही ऐसा है। ट्रेनिंग में मॉड्यूल मैटर करता है। मेन आदमी तो क्या, आदमी तो अगर कुछ नहीं आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आदमी के अंदर अगर नॉलेज है तो उसकी वैल्यू है। बिल्कुल। उसकी अगर साइकोलॉजी सेट है, उसकी अगर माइंडसेट अच्छी है, तो वो कमाएगा ही कमाएगा, वहीं से वैल्यू क्रिएट होता है। तो हम क्या करते हैं, आदमी को इतना स्ट्रांग बना देते हैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल से कि वो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को, मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर को इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से डेवलप कर देते हैं कि खुद ब खुद वो मूव करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। यही एक वजह है जिसके वजह से हमारे साथ में 100 लोग काम कर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली कमा भी रहे हैं। इनकी एवरेज इनकम 3 से 4 लाख रुपए की है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। जनरली 20,000 30,000 40,000 में लोग काम करते हैं। अच्छी डिग्री लेके MBA लोगों को भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी में 50,000 60,000 में काम कर रहे हैं। 10-10 साल हो गया है, 15-15 साल हो गया है। मैं जाता हूँ रियल एस्टेट ऑफिस में, पूछता हूँ भाई आपकी क्या डिग्री है, तो बोलते हैं मैं MBA हूँ। बोला कितना साल हो गया, बोला मेरा अभी 15 साल 12 साल होने को जा रहा है। कितना सैलरी है, तो 70,000 सैलरी है। अब इतना आपने खर्चा किया है, इतना आपने डिग्री लिया है, लेकिन अगर आप 70,000 में ही काम कर रहे हो 10-15 साल से, तो फिर क्या काम का एजुकेशन है। आप आओ प्रॉपर्टी प्लाजा में, यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। 3 से 4 महीने में आपको लाख रुपए के ऊपर एवरेज चला जाएगा। 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो लोग हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं, हर हफ्ते का चेक बनता है। ऐसा सर, प्रॉपर्टी प्लाजा, ये जो मैंने अचीवमेंट बताया था थोड़े वक्त पहले जी, एक दिन की तो बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है। थोड़ा जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। ये अचीवमेंट्स, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स, ये देखिए अचीवमेंट तो सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो भी आते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं या बाहर के मार्केट के ब्रोकर्स आते हैं, रियल एस्टेट सेल्स पर्सन आते हैं, सोर्सिंग मैनेजर आते हैं, कोई बिल्डर डेवलपर भी बहुत सारे आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि विकास जी ये कैसे। देखो, मेरा इसमें मानना है कि आप राइट वे में बड़ी सोच के साथ काम करते चले जाओ, पैसा भी आएगा, अवार्ड भी आएगा, सर्टिफिकेट भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, सब कुछ आएगा। मतलब नियत साफ करके काम करो, सब अपने आप आएगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की जी, और मैं जरूर आपके पास आए दिन आते रहूंगा अलग अलग सवाल लेके, रियल एस्टेट मार्केट से लेके। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता को प्रॉपर्टी प्लाजा के कर्ता धर्ता सर्वोसर्वा जी विकास जी का क्या संदेश रहेगा? देखिए, प्रॉपर्टी बायर्स की बात कर रहा हूँ, या प्रॉपर्टी बायर्स हो या अगर व्यूअर्स भी हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो जीवन में पैसा खरीदेंगे, खुद का घर लेंगे ही लेंगे, है ना। तो उनको एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो लोग पैसा भाव पहले देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में देखते हैं कि चलो सस्ता मिल रहा है, फटाफट टोकन कर दो, फिक्स कर दो, बाद में सब कुछ देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले आप डॉक्यूमेंट देखो। 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 1 रुपया देने से पहले आप पहले डॉक्यूमेंटेशन देखो, सोसाइटी से कंफर्म करो, डेवलपर का रेपुटेशन देखो, रेरा में चेक करो, उसके बाद फिर पैसा रिलीज करो। मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है कि कुछ लिखा पढ़ी नहीं किया, सस्ता मिल रहा है, फटाफट ले लो,
कच्चा पेपर बना दो, व्हाइट पेपर पे साइन कर दो, एमओयू बना दो, दे दो। और मालूम पड़ता है कि 60 लाख का फ्लैट जो 40 लाख में मिल रहा है या 2 करोड़ का फ्लैट जो 1 करोड़ में मिल रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है भी कि नहीं, टाइटल क्लियर है कि नहीं। 10 लाख रुपए दे के एमओयू बना के फंस गए और मालूम पड़ा बाद में कुछ है ही नहीं, 10 लाख रुपए फंसा हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आप रेरा पे विजिट जरूर करो। दूसरा कि खुद से मत लेने जाओ। लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रिश्तेदार को बुला लेते हैं, रिश्तेदार की सलाह ले लेते हैं। अब रिश्तेदार उसका गारमेंट में है, अब वो क्या बताएगा कि हाँ उसने भले 10 प्रॉपर्टी लिया हो, लेकिन उसका जो मेन काम है वो कपड़ा बेचना है या गोल्ड बेचना है, डायमंड बेचना है, सिल्वर बेचना है, उसको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। तो वो हर प्रॉपर्टी का राज नहीं जानता कि किस कहाँ पे क्या है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को लेके जाओ जो इस लाइन में नॉलेज रखते हैं, चाहे वो लीगल सॉलिसिटर हो, लॉयर हो, या फिर ऐसा कोई एजेंट हो जिसको सब चीज़ों की नॉलेज हो। वैसे लोगों को लेके जाओ, पहले कंफर्म करो, फिर प्रॉपर्टी खरीदो। इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि लाखों करोड़ों की बात। क्योंकि ये बात जो आपने बोला लाखों करोड़ों की, एक शर्ट लेने जाएंगे ना 1500 2000 का ही रिस्क है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होती है। कई बार मैंने क्या देखा है, डेवलपर बोलते हैं हमारा स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट चल रहा है ना, और वही कस्टमर जब लेने जाता है तो उसके सेल्स वाले बोलते हैं सर हमारा स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट का जो स्कीम था वो खत्म हो गया है, अभी आपको डिस्काउंट पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट ले लिया जाता है, स्कीम उनको स्टैम्प ड्यूटी ले लिया जाता है। उसके बाद वही कस्टमर जब हमारे मार्केटिंग, हमारे यूट्यूब, हमारा जो मैसेज कैंपेन है ये सब देखते हैं, व्हाट्सअप कैंपेन ये सब देखते हैं, तो बोले विकास जी इसमें तो मैंने बुक करके आया हूँ, इसमें स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे मेरे से 15 लाख रुपए ले लिया है। तो फिर मैं बोलता हूँ अच्छा रुकिए मैं बात कर, जब मैं वहाँ के सेल्स हेड से बात करता हूँ, नहीं अभी तो हमारा स्कीम है, आप लेके आओ कस्टमर। और फिर जाके मैं जब नाम चेंज करके हम लोग जब बुकिंग करवाते हैं तो सीधा 15 लाख रुपए डिस्काउंट मिल जाता है। और ऐसा केसेस में अभी तक कम से कम 100+ केसेस कर चुका हूँ, और बड़े बड़े डेवलपर का कर चुका हूँ। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा अगर जानकारी ना हो ना तो सीधा 10-20 लाख 50 लाख रुपए के रिस्क पे आप आ जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के जरिए ही प्रॉपर्टी खरीदना बेटर है, ना कि इधर उधर की सलाह से। यस। तो दोस्तों ये थे प्रॉपर्टी प्लाजा के विकास जी, और इनकी बातों से आपको यही समझ में आ गया होगा कि इनको रियल एस्टेट के संबंध में कितनी गहरी नॉलेज है। ये तो हमारी पहला इंटरव्यू है इनके साथ, ऐसे कई इंटरव्यू आपको आने वाले दिन में इनके बारे में, इनकी जो नॉलेज है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। इस वीडियो में तो हमने कुछ ही सवाल कवर किए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा एक मार्केट है, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं जनता के। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को विकास जी से कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करना। यस सर, कुछ कह रहे थे? जीवन भर अगर आप पढ़ाई करें तो भी कम पड़ेगा प्रॉपर्टी मार्केट में। तो और एक चीज जरूर मैं कहूंगा, प्रॉपर्टी लास्ट में पूरा ये प्रॉपर्टी प्लाजा से ही आप नाम समझ लो, तो प्रॉपर्टी तो आप जरूर कभी ना कभी खरीदने का सोचेंगे ही, कहीं भी जाओ, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी प्लाजा में जरूर आना, क्योंकि मैं भी जरूर इनके पास आऊंगा जब भी मुझे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत रहेगी। नहीं, प्रॉपर्टी प्लाजा तो हमारा ऑफिस है मीरा रोड में, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हेड ऑफिस है हमारा, यहीं से हम लोग ऑपरेट करते हैं। मीरा रोड, वसई विरार से लेकर बैंड्रा दादर तक सेल करते हैं। तो अगर जो ऑफिस पे नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल, उस पर भी बहुत सारा नॉलेज पार्ट, बहुत सारा एक्सपीरियंस, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्लस बहुत सारे प्रॉपर्टी के नॉलेज शॉर्ट्स, अलग अलग एरिया में जो प्रॉपर्टी मिलती है, ये सब मैं अपने चैनल पे पुट करता हूँ। अरे तो सर आप लोग मतलब कि घर बैठे बैठे प्रॉपर्टी देख लोगे पूरी डिटेल के साथ, और सबसे बड़ी बात सर वही प्रॉपर्टी रेकमेंड करेंगे जो पूरी तरह से लीगल है, रेरा अप्रूव्ड है, जिसमें कोई रिस्क नहीं। यस दोस्तों, प्रॉपर्टी प्लाजा के बारे में तो आपने सब कुछ जाना, सर की नॉलेज आपने देखी कि कितनी ज्यादा है इनको रियल एस्टेट के फील्ड में। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको, जैसे कि सर ने बताया, लाखों कमाना है, वो भी इतने बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि इतने अच्छे से वो तैयार कर देते हैं, तो बस स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। आप प्रॉपर्टी प्लाजा के साथ जुड़ के आप भी कुछ ही महीनों में लाखों कमाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आप इतने कैपेबल बन जाते हो कि आप इतना अच्छा तरीके से अच्छे से अर्न कर पाएंगे। ये सर, यू एग्री विथ मी? नहीं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मैं खाली ट्रेनिंग ही नहीं, ट्रेनिंग तो चलो कहीं से भी आप ले भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो मिल रहा है आपको जेन्युइन कस्टमर, बिल्कुल, है ना, दूसरा ट्रेनिंग। दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ में मिलता है, जिसके वजह से ना लोग फटाफट डेवलप तभी अर्न कर पाते हैं लोग। मेरे साथ में आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के बिजनेस में फेल हुए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है, 10-10, 20-20 लाख रुपए कर्जे में गए हैं,
वो लोग ने आके ज्वाइन करके सारा वसूल कर दिया और अभी हैप्पी हैप्पी पूरी परिवार चला रहे हैं। इवन दूसरे तीसरे घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। वेरी नाइस, ऐसे वेरी लोग नाइस। तो बस आप प्रॉपर्टी प्लाजा से जुड़ने का जरूर सोचिए। जैसे कि मैंने कहा कि स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। सो बस सर का चैनल भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, मैं लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में चला दूंगा।